एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। तो आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। इससे पहले हम इसके 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, दर्पण में तुम दूसरों को नहीं देख सकते। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ के बने हैं। तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों से करके देखो। जब यह साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं और यह देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, और जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो तुम स्वयं को देखने लगते हो। तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। तो संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाए, ये बताना है। कांच और दर्पण के मूल पदार्थ के बारे में बताने के लिए, या सड़क पर आने जाने वाले लोगों के प्रति दया भाव जागृत करने के लिए, युवक को स्वयं का असली चेहरा दिखाने के लिए, यह समझाने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। तो इस पैसेज को पढ़ के हमें पता चला कि जो संत है वो युवक को बताना चाहता है कि उसको मदद करना चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते, इस वाक्य का निहितार्थ मतलब इसका जो सही अर्थ है वो क्या होगा। दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। दर्पण में तो देखने वाला ही देख सकता है, दूसरों को केवल खिड़की के कांच से देखा जा सकता है। ये दर्पण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते। जब हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हमें स्वयं, हम खुद ही तो दिखाई देते हैं उसमें। जब हम खुद को देख रहे हैं तो हम खुद ही दिखाई देंगे। तो इसमें ये आएगा कि दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। इस वाक्य का क्या अर्थ है। चांदी की परत हानिकारक है, इसे हटा देनी चाहिए। निष्पक्ष भाव से चीजों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना चाहिए। आंखों की देखभाल करनी जरूरी है। ऐश्वर्य साधनों से दूर रहना चाहिए। तो इसमें सही आंसर होगा कि निष्पक्ष भाव से चीजों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना चाहिए। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उनको विपरार्थक या फिर विलोम शब्द कहा जाता है। ऑप्शन बी। निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए। कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। सहानुभूति, अश्रु, अनुपातिक, ऐतिहासिक। तो सहानुभूति में यहाँ न पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी, अश्रु में भी छोटे ऊ की, और आनुपातिक भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये आनुपातिक आएगा यहाँ पर। लेकिन जो सही शब्द है वो है ऐतिहासिक। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुवचन कहते हैं बहुवचन शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, या जिस रूप से वस्तुओं या प्राणियों की संख्या का बोध हो, किसी जाति का बोध हो, या कि जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। तो बहुवचन होगा जिस शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसको बहुवचन बोला जाएगा। और जो बी वाला था, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, तो इसको बोला जाएगा वचन। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध हमें देखना है तो वाल्मीकि भी ठीक है, तदोपरांत भी, अकिंचन भी। लेकिन जो सदोपदोष है उसमें हमारी ओ की मात्रा आएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा अशुद्ध। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कि सन्यासी किस टाइप से लिखा जाएगा। तो सन्यासी होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्ञान, ज्ञान को लिखा जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। झाड़ पहुंचकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा सा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वंशी बोल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बचपन शब्द है तो बचपन शब्द क्या है ये बताना है। विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या फिर संज्ञा। तो इसमें हमें पता है कि बचपन क्या होता है, तो बचपन यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा। तो आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। और ये किस टाइप की संज्ञा होगी अगर ये पूछ लिया जाए तो भाववाचक संज्ञा।
नेक्स्ट है नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। इसका भाव क्या है कि कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा, कुटिया में शांति छा गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो यह नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी की कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डकैत में कौन सा प्रत्यय है, तो डकैत में कौन सा प्रत्यय आएगा, तय, एत, एत या डाक। तो हमें डकैत में पीछे वाला वर्ड देखना है कि कौन सा प्रत्यय आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एत। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है, शाश्वत जो हमेशा रहे, और इसका उल्टा हो जाएगा नश्वर जो कि नष्ट हो जाए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। इस यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, यहीं पर उस बात का कारण छिपा है जो प्राथमिक डैश आती है। वाक्य में किस बात की तरफ इशारा किया गया है, बच्चे का कक्षा में सदैव डर के कारण चुपचाप बैठना, अध्यापक को सदैव बोलना, बच्चे द्वारा अध्यापक की बातों को ना समझ पाना, बच्चे द्वारा निरंतर सोच विचार करना। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है पैसेज में। बाल मस्तिष्क की प्रकृति की यह मांग होती है कि बच्चे का बौद्धिक विकास विचारों के स्रोत के पास हो, दूसरे शब्दों में यह ठोस वास्तविक बिंबों के बीच और सर्वप्रथम प्रकृति की गोद में हो, जहां बच्चा ठोस बिंब को देखे, सुने और फिर उसका विचार इस बिंब के बारे में प्राप्त सूचना के संसाधन के काम में लगे। जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है तो वह बच्चा पढ़ाई के पहले दिन से ही केवल शब्दों के रूप में सारा ज्ञान और बोध पाता है, तो उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं जल्दी ही थक जाती हैं और अध्यापक द्वारा प्रस्तुत काम को निभा नहीं पाती, और इन कोशिकाओं को तो अभी विकसित, सशक्त और सुदृढ़ होना है। यहीं पर इस बात का कारण छिपा है, यही हमसे पूछा गया है, यहीं पर इस बात का कारण छिपा है जो प्राथमिक कक्षाओं में अक्सर देखने में आती है। बच्चा चुपचाप बैठा अध्यापक की आंखों में आंखें डाल देखता है, मानो बड़े ध्यान से सुन रहा हो, लेकिन वास्तव में वह एक भी शब्द नहीं समझ पाता, क्योंकि बच्चे को नियमों पर सोच विचार करना पड़ता है और ये सब अमूर्त सामान्यकृत बातें हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, तो इसमें है कि बच्चे द्वारा अध्यापक की बातों को ना समझ पाना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो प्रकृति में हम लगाएंगे प्राकृतिक हो जाएगा, वास्तव में लगाएंगे वास्तविक हो जाएगा, बुद्धि में लगाएंगे बौद्धिक हो जाएगा, लेकिन ज्ञान में लगा के ज्ञानिक नहीं कोई वर्ड बनेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है तो इस वाक्य के काल अंश में कौन सा कारक है, तो बच्चे को, तो यहाँ पर को आ रहा है कि बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कर्म कारक। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, ये बताना। समूहवाचक संज्ञा कौन सी होगी, बुढ़ापा, कक्षा, साकेत, ऊन। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिसमें एक ग्रुप की बात की जा रही हो, तो यहाँ पर हो जाएगी कक्षा, क्योंकि इसमें सारे छात्र छात्राएं होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये ग्रुप हो जाएगा बच्चों का, जिसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कक्षा। साकेत ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और बुढ़ापा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, और ऊन जातिवाचक। संप्रदान की विभक्ति कौन सी है, तो संप्रदान की होती है के लिए, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ए, यानी। तो यहाँ पर जो व्यंजन होते हैं इसमें ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये सारे स्वर घोष हैं, और ऑप्शन बी 6 घोष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना का पर्यायवाची नहीं है, झरना का पर्यायवाची सोता भी है, निर्जर भी है, उत्स भी है, लेकिन खेहट झरना का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा अर्थ सही है, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, बिल्कुल ठीक है ये। बालू से तेल निकलना, नई तकनीक का प्रयोग करना, ये गलत है। हाथों के तोते उड़ जाना, मतलब पिंजड़े से तोते निकल जाना, ये भी गलत है। हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना, ये भी गलत है। तो आंसर ऑप्शन ए होगा, छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। निम्न में से शुद्ध रूप से लिखा हुआ कौन सा वाक्य है, किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगी, ये गलत है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यक काम अवश्य हो जाएगा, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा। कृपया आने का अनुग्रह करें, तो यहाँ पर ये कृपया भी गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही, किसी आदमी को भेज दो। हिंदी के दो शब्दों का लिंग निर्धारण करके
लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो हमेशा उसकी संज्ञा के आधार पर किया जाता है। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? तो जहाँ पर हमारा योजक चिन्ह चेंज होता है, योजक चिन्ह यूज होता है, तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो यहाँ पर हो जाएगा लिखने और पढ़ने, तो द्वंद्व समास। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है? अपव्यय मितव्यय, आज्ञा निंदा, उपकार भलाई, ईर्ष्या देश। तो ये दोनों, ये उपकार का भलाई ये तो हो जाएगा हमारा समानार्थक, ईर्ष्या का देश भी समानार्थक, और आज्ञा निंदा इनका कोई मैच नहीं है। अपव्यय का मितव्यय, ये अपव्यय हो जाएगा बहुत ज्यादा खर्च करना, मितव्यय कम खर्च करना, तो ये विलोम शब्द ठीक है, ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें ईर्ष्या किस टाइप से लिखा जाएगा? तो ईर्ष्या होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक। इन शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द पोषण, अर्गजा, आम, पोषण। तो पोषण ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, हमारा तत्सम शब्द है। आम तद्भव शब्द है जिसका पोषण, जिसका तत्सम शब्द होगा आम्र। निम्न शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द प्रकट, विष्टा, युक्ति या वीट। तो यहाँ पर वीट जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा, और बाकी के तीनों तत्सम शब्द। निकम्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो निकम्मा का हमें बताना है कौन सा उपसर्ग आएगा, तो ये आ जाएगा नी प्लस कम्मा। नेक्स्ट है जलद में कौन सा प्रत्यय है? तो जल प्लस दय। तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन ए दय। नेक्स्ट है झीना का सही अर्थ है। तो झीना का सही अर्थ होता है, बहुत झनैना बोलते हैं ना, तो वही होता है झीना, मीन्स बारीक और बहुत ही महीन। नेक्स्ट है लाघव शब्द का विपरार्थक शब्द क्या है? तो लाघव शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। लाघव होता है बहुत ही छोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए विस्तार। अगर लघु लिखा होता तो उसका दीर्घकालीन हो जाता, और छोट लंबे का हो जाएगा छोटा। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है प्राण। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता का हो जाएगा दात्री, ऑप्शन सी। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रृंगार को कौन सा राज कहा जाता है, या फिर रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। लेकिन ये जो संज्ञा थी ये किसने दी थी? भोजराज ने। तो ये राज इस नाम से याद रख लेंगे कि दोनों में राज आ रहा है, तो भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी। नेक्स्ट है साकी का तत्सम रूप क्या है? तो साकी तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा साक्षी। नेक्स्ट है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? जिसमें पहले विशेषण और फिर विशेष्य होता है, तो उसके योग से बनता है कर्मधारय समास। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो विशेष किस टाइप से लिखा जाता है? तो ये सही होगा ऑप्शन ए। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? तो ये किस कारक के चिन्ह होते हैं? संप्रदान कारक के। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य कौन सा है? दरअसल मैं उससे प्रेम करता है। तो मैं यहाँ पर दरअसल के बाद मैं आएगा, ना कि मैं, तो ये गलत हो जाएगा। डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, यह तो पैरों में नहीं होंगी, हाथों में होंगी। यह ऐतिहासिक घटना है, यह ठीक है आपका भव दिया, यह कोई वाक्य नहीं है पूरा, तो यहाँ पर आ जाएगा यह ऐतिहासिक घटना है, ऑप्शन सी। जो किसी का उपकार माने उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यशोदा का संधि विच्छेद क्या है? तो यशोदा का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? यशोदा विसर्ग संधि का उदाहरण है, यहाँ पर होगा यशय प्लस दा, यशोदा। जन्मांध में कौन सा समास है? तो जन्मांध में आ जाएगा जो जन्म से जन्मांध में कौन सा समास है? जन्मांध का मीनिंग होता है जो जन्म से ही अंधा हो, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या होगा? कुआ पुल्लिंग है, तोता भी और उल्लू भी, तो गिलहरी हो जाएगी स्त्रीलिंग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है? तो इनमें से किस में रस संबंधी व्याख्या नहीं है? तो वह कवितावली में। तो कवितावली में रस संबंधी कोई व्याख्या नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। हिंदी काव्य शास्त्र में रस के कितने अंग हैं? तो रस के अंग दिए हुए हैं पूरे 4। नेक्स्ट है कवित्त रत्नाकार के रचनाकार कौन है? कवित्त रचनाकार के रचनाकार हैं सेनापति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसकी जो कवियत्री तो हमें पता होता है, लेकिन इसके लिखने में हम मिस्टेक कर देते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी कवियत्री। शताब्दी शब्द में कौन सा
शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? शताब्दी में गिनती आ रहा है 100 वर्षों का समूह, तो जहाँ भी गिनती आती है तो वो कौन सा हमारा हो जाता है? द्विगु। जो संविधान के अनुसार हो, जो संविधान के अनुसार हो मीन्स संवैधानिक, ऑप्शन बी। तो आज के हमने सेट में 50 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।